नाजरीन आदाब, मैं हूं उल्फत आरा। हमारी खुसूसी पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, चौथे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर अपने उरूज पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां कर सरकार की हुसूलियाबियों का जिक्र किया और अपोजिशन पर निशाना साधा। वहीं प्रियंका गांधी ने भी यूपी के फतेहपुर में अवामी रैली से खिताब कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उधर बीजेपी से टिकट कटने के बाद उदित राज ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यूपी में वोट फीसद में लगातार कमी आ रही है, जिसने उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं सैयद निसार की अर्जी एनआईए अदालत में खारिज हो गई। सैयद निसार ने साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको करते हैं बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इलेक्शन एक्सप्रेस। नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं मगरबी बंगाल के रानाघाट, जहां पर नरेंद्र मोदी अवामी रैली से खिताब कर समाज के किसी व्यक्ति को राशन कार्ड तक के लिए भी जीवन भर बिचौलियों के भरोसे रहना पड़े। बच्चों की शिक्षा हो, पढ़ाई लिखाई हो, रोजगार हो, सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको सिंडिकेट की शरण जाना पड़ता है, सिंडिकेट की मदद लेनी पड़ती है। इसी सिंडिकेट के दम पर टीएमसी सत्ता में बनी हुई है। साथियों, कांग्रेस ने दशकों पहले जो गलती की उसको ठीक करने का काम आपका ये चौकीदार करेगा। पूजा पद्धति के आधार पर, मत पंथ के आधार पर जिनको अपना घर-बार छोड़कर भारत की शरण में आना पड़ा है, उनको नागरिकता जरूर दी जाएगी। साथियों, भाजपा एक मजबूत लेकिन संवेदनशील सरकार के पक्ष में रही है। बीते 5 वर्षों में हमने इसी भावना के साथ सरकार चलाई है, आपकी सेवा की है। हमने एक तरफ राष्ट्रहित में कड़े फैसले लिए हैं, तो वहीं सामान्य मानवीय के जीवन को सुरक्षा कवच देने वाली योजनाएं बनाई है। भाइयों और बहनों, बीमा सुरक्षा कभी अमीरों के लिए ही मानी जाती थी। पहली बार हमारी सरकार ने गरीब से गरीब के लिए भी बीमा योजनाएं चलाई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति को 2-2 लाख रुपए तक का बीमा, इसका कवर सुनिश्चित किया गया। ये बीमा भी सिर्फ महीने का 1 रुपया और दूसरे बीमा में रोज का सिर्फ 90 पैसा मामूली प्रीमियम पर ये बीमा दिया जा रहा है। बहुत ही कम समय में उन दोनों योजनाओं से देश भर में लगभग 21 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें लगभग
80 लाख गरीब पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहन हैं। आप में से भी जिसने अभी तक इस सुरक्षा कवच को नहीं अपनाया, उनसे मेरा आग्रह है कि आप भी इसका फायदा उठाइए, ताकि मुश्किल समय में आपको यहां वहां भटकना न पड़े। ये केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए इनसे जुड़ने के लिए आपको सिंडिकेट से डरने की जरूरत भी नहीं है। साथियों, इसी तरह पहले अटल पेंशन योजना से हमने दैनिक वेतन भोगियों को जोड़ा और हाल में एक बहुत बड़ी पेंशन योजना पीएम श्रम योगी मानधन योजना शुरू की। आगे बढ़ेंगे। यूपी के फतेहपुर में प्रियंका गांधी ने अवामी रैली से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत के 5 सालों पर निशाना साधा और कहा कि मुल्क का किसान नौजवान परेशान है और ये वजीर आजम सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही सोचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जमीनी नेता हुआ करते थे, लेकिन जैसे उनको ये सत्ता मिली है पिछली 5 सालों की और आप सबने इतना विश्वास दिया, इतनी भारी बहुमत से जिताया, तो मुझे लगता है कि कहीं वो जो जमीनी पकड़ है, जनता से जो नाता है, जो रिश्ता है, जनता की समस्याओं को समझने का जो प्रयास है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखें तो या तो विदेश में दिखेंगे, अमेरिका में, अमेरिका के प्रेसिडेंट से गले लगाते हुए, या जापान में, या चीन में, या अफ्रीका में, या फिर कल आपने देखा होगा बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इंटरव्यू करते हुए, लेकिन कभी जनता के बीच में आपने उनको नहीं देखा होगा। मैं वाराणसी गई, वाराणसी में मुझे पता चला कि 5 सालों में एक गांव में नहीं गए प्रधानमंत्री जी, जबकि वो उन्हीं का क्षेत्र है। एक गांव में एक भी परिवार से उनको समय नहीं मिला कि जाके पूछे कि भाई कैसे जी रहे हो, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तुम्हारी समस्याएं क्या है। तो ये जो अलगाव हो गया है, ये जो दूरी हो गई है जनता से, इसका बहुत बुरा असर पड़ा है पूरे देश पे। क्योंकि जो नीतियां बनी हैं, वो नीतियां सत्ता को बटोर के अपने पास रखने के लिए बन गई। जो नीतियां बनी वो गिने चुने उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए बनी, और जो जनता है प्रताड़ित है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। लेकिन आपके प्रचार बहुत बढ़िया हो रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत है खर्चने के लिए, क्योंकि उद्योगपतियों से मिलता है। तो जनता टीवी चलाएगी तो आपका चेहरा दिखेगा, ये बताया जाएगा कि आपने तमाम कार्य किए हैं, जनता का विकास किया है, नौजवानों को रोजगार दिए हैं। तो एक तरह से, एक पूरी तरह से झूठा प्रचार चल रहा है, और उस झूठे प्रचार के पीछे जो असलियत है वो आप जानते हैं, और थोड़ा बहुत मुझे उसका एहसास पड़ रहा है, क्योंकि 2 महीनों से मैं उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ और मैं आपको कुछ कुछ बताती हूँ कि मैंने क्या देखा। वाराणसी गई तो मुझे पता चला कि वो गांव नहीं जाते हैं। फैजाबाद गई तो फैजाबाद के एक किसान ने हाथ जोड़कर, आंसू बह रहे थे उसके आंखों से, मुझे बताया कि दीदी पूरी रात हमें बैठना पड़ता है अपने खेतों में, क्योंकि आवारा पशु आके पूरी रात हमारी खेत चलता है। हाथ जोड़ के कहा कि दीदी हमें बचाओ, इस सरकार से बचाओ। चौराहों पे मैं नौजवानों से मिलती हूँ, क्या कहते हैं? कहते हैं दीदी हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। और नाज़रीन, अब आपको सीधे लिए चलते हैं कानपुर, जहां पर राहुल गांधी अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। कितना डाला जा सकता है? अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना है, मगर बिना अर्थव्यवस्था को नष्ट किए कितना पैसा डाला जा सकता है। और उनसे मैंने कहा, देखिए, थिंक टैंक से कहा, इकोनॉमिस्ट से कहा, देखिए भैया मुझे भाषण मत देना,
लंबे शब्द नहीं सुनना चाहता, एक नंबर चाहता हूं। मुझे एक नंबर दो। पूछते कौन सा नंबर? मैंने कहा वो नंबर जो मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालूं। आप कैसी बात कर रहे हो? मैं हिंदुस्तान के 20% परिवारों को, 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा देना चाहता हूं। कहते हैं आपने कैसी बात की? ये तो किसी सरकार ने पहले कभी नहीं किया। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर चौकीदार उस चोर अनिल अंबानी को पैसा दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकती है। आप जाइए पता लगाइए, आप जाइए पता लगाइए, मुझे नंबर चाहिए। उसने 15 लाख दिया नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे नंबर दीजिए। और झूठा नंबर मत देना, मुझे सच्चा नंबर देना। 4 महीने बाद वापस आते हैं, चिदंबरम जी आए मेरे ऑफिस में, कागज पे नंबर लिख दिया 72,000। चिदंबरम जी ये क्या है? 72,000 10 साल में, 15 साल में 72,000 कितने लोगों को? कहते हैं देखिए 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार साल के 72,000 रुपए दे सकती है। सोचिए सोचिए सोचिए, 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए 25 करोड़ लोगों को, यह है हिंदुस्तान का धन। मैंने चिदंबरम जी से पूछा, भैया एक बात बताइए, इतना पैसा है, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का वायदा किया था, उसने 1 लाख भी नहीं दिया। हम 3,60,000 की बात कर रहे हैं। उसने इस पैसे से क्या किया पिछले 5 सालों में? खट से जवाब आया, कहते हैं मेरे पास लिस्ट है, 5,55,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। नाम पहचानते हो? ललित, नीरव, मेहुल, विजय, अनिल, इन सबको मोदी जी भाई कहलाते हैं। अनिल भाई, विजय भाई, मेहुल भाई, नीरव भाई, ललित भाई। अच्छा मुझे एक बात समझाओ, मैं सोच रहा था इन सबके नाम मोदी मोदी कैसे? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, 1 साल का मनरेगा का पैसा उसको दिया। मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान के बैंक का पैसा चोरी करके इनको दिया है। और चौकीदार कहता है, जब हम न्याय योजना की बात करते हैं, चौकीदार कहता है पैसा नहीं है, पैसा कहां से आएगा? मोदी जी मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट से पैसा आएगा। और अब नाज़रीन आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मौजूदा सियासी हालात पर मुबाहिसा जारी है। वोटरों के सवालों के जवाब सियासी पार्टियां दे रही हैं। शिवपाल सिंह यादव जी 500 वोट नहीं पाएंगे, उनको उसके चैलेंज को माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने एक्सेप्ट किया। और उन लोगों ने जिन्होंने परिवार और पार्टी तोड़ा, भाजपा से कहीं ना कहीं अंदर खाने से हाथ मिला करके पार्टी, मुलायम सिंह के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, अखिलेश जी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, डिम्पल जी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, परिवार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। देखिए आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जानते हैं परिवार और पार्टी क्या होती है। जिन्होंने चैलेंज किया उसके खिलाफ लड़ करके, और उधर देखिए, उधर वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं। कैमरा उधर आइए, देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर। देखिए कहाँ तक आ सकते हैं आप, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, कहां तक आ सकते हैं? देखिए आइए मेरे साथ,
इधर बच्चे पढ़ रहे हैं। सर आप आएंगे? सर इधर आइए, एक मिनट। ये आप यहां क्यों पढ़ा रहे हैं? जल्दी। सर कोई जगह नहीं मेरे पास पढ़ाने की, मैं 4.5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ। 4.5 साल से? आप रहते कहां पर है? लखनऊ का ही हूँ सर मैं। ये बच्चे कौन है? स्लम एरिया के हैं सर, जो बच्चे बलून बल बेचते हैं। तो ये कितनी देर आपके पास आते हैं? 4.5 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे से पढ़ते ही हैं। सरकार की से आपने मदद की गुहार लगाई किसी से? नहीं सर, एक्चुअली एनजीओ सर सब कुछ अवेयर है, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, आपने दूसरे लोग आपके साथ आए कि नहीं आए? नो सर। बच्चों सर कैसा पढ़ाते हैं? हाथ उठा के बताओ। अच्छा पढ़ाते हैं? तो आप इनको क्या क्या पढ़ाते हैं? सर बेसिक एजुकेशन। ठीक है, आप वोट देंगे? बिल्कुल। कैसी सरकार लाएंगे? सर जो एक्चुअली जो लोअर कास्ट वाले जो बच्चे हैं, जैसे ये बच्चे हैं, जो एजुकेशन पे और जो महिलाओं पे सेफ्टी पे ध्यान दें। मुझे और किसी से और कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, गरीब गुरबा बच्चे तो हर कास्ट में है, लोअर कास्ट में क्या, वो तो बड़े उसमें भी हैं। सर कहने मतलब ये है कि जो आजकल देश में सबसे ज्यादा वुमेन के लोगों ज्यादा दिक्कत हो रही है, सेफ्टी नहीं है, रात को बाहर निकल नहीं सकती, तो जो उनकी सेफ्टी ध्यान देगा मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छी बेहतर सरकार वही होगी। तो आप चाहेंगे कि अच्छे लोग चुनकर आए जो इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है बेहतर कर सके? बिकॉज जब तक सर एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, बाकी चीजें फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। ठीक, वेरी गुड। चलिए सर, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से आपको नेक ख्वाहिशात है। चलिए राकेश जी, हमने ये बच्चे देखे यहाँ पर, मुझे लगता है कि ये कह रहे हैं कि रोजाना ही आते होंगे। क्या रोजाना आते हैं यहाँ पर? यही रोजाना पढ़ाते हैं इसी वक्त? इनकी जिंदगी बदलने की जरूरत है कि नहीं? देखिए, और इस तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया? नहीं, देखिए एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, इस सियासत से परे होकर के। देखिए, समाज हमेशा ऐसे सज्जन लोगों के प्रयासों से ही आगे बढ़ता है। सरकारें कभी भी इसका दारोमदार नहीं ले सकती हैं कि कोई सरकार समाज को परिवर्तित कर सकती है। समाज ही आपस में से अच्छे लोग निकलते हैं और समाज को परिवर्तित करने का काम करते हैं। ऐसे नौजवानों का साधुवाद और ऐसे नौजवानों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार से जो भी अपेक्षा इनकी होगी, सरकार निश्चित तौर पर करने का प्रयास करेगी। लेकिन ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मीडिया को भी आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए कि ऐसे प्रयास सब मिलकर के करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन होगा। हाँ जी। आरटीआई के मुताबिक एक मिनट पकड़े, मेरी पैंट नीचे जा रही है। लाइए सर, आरटीआई के मुताबिक 1,71,000 टीचर्स की कमी है प्राइमरी स्कूलों में। और प्राइमरी स्कूलों की यह स्थिति है कि वहां पर टीचर नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं है, और हालात ये है कि वहां पर गाय और भैंस बांधी जाती है। अब देखिए, अभी डीएम और एसपी, अभी एक रिपोर्ट आई थी, हकीकत यह है कि जब टीचर नहीं है तो वहां पर बच्चा कैसे जाएगा। ये है इनका विकास का मॉडल। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है बच्चे जिनके अंदर छत नहीं है तो जाहिर सी बात है वो चौराहों पर बैठकर पढ़ेंगे। ये है उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल। लेकिन ये तस्वीर नाज़रीन पूरे मुल्क की है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर हो। कुछ अच्छे लोग काम करते हैं, कुछ दीगर लोग जो करते हैं। मोदी जी, अक्षय कुमार से आपका इंटरव्यू कैसा रहा और आप लखनऊ में कैसे? देखिए, 4.5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने सेवा की थी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लखनऊ से मैं प्रत्याशी था। मेरा नामांकन निरस्त कर दिया गया। अब की बार ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो लोग खड़े हैं वो जीत करके आ रहे हैं। मैं आपसे बताऊं, और मैं 26 तो निर्दलीय की सरकार बनेगी सबकी। 26 तारीख को इंडियन नेशनल लीग की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया हूं। वाराणसी से पर्चा भरने जा रहा हूं। चलिए, और कुछ नहीं कहना आपको देश की स्थिति के बारे में? ऐसा है, मैं ये एक बात कहना चाहूंगा, मोदी से बीजेपी है, बीजेपी से मोदी नहीं है। वो अवतार पुरुष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं आप? अरे हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जुमले के खिलाफ, भारतीय जुमला पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हूं, मोदी जी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं। लीजिए राकेश जी, इन्होंने क्या की बात कह दी। मैं आऊंगा अब तक, आऊंगा। कौन कौन रह गया? हाँ, नहीं, क्या हो गया कि इतनी देर में मुझे ये पता चल गया कौन किस किस पार्टी का है। अगर आप लोग खामोशी से बैठे रहते तो काम बहुत आसान हो जाता। जी
मैं ये पूछना चाहता हूँ हाँ। कि राकेश भाई जो खड़े हुए हैं, हाँ। इन्हीं ने ये बात, इनकी पार्टी ने ये कहा था कि हम मुसलमानों के एक हाथ में कुरान शरीफ देंगे और एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, लेकिन 5 साल में जिस तरीके से सारी आवाम जो है उनका दिल बिल्कुल खट्टा हो गया और उनके सपने जो है वो सपने ही रह गए। नहीं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने तो काम अच्छे किए हैं। नहीं, आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर हज का कोटा 2 लाख कर दिया। मदरसों को सीबीएसई में जोड़ दिया। सर आप देखिए कि मदरसों को जोड़ दिया गया सीबीएसई में। खाएंगे यहाँ की, अब खाएंगे किसी और की। जातिवाद हम क्या चाहते? मुझे आजाद करो। नहीं, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो। राकेश जी मैं पैंट ऊपर कर लूं। अच्छा सुनिए राकेश जी, ये जो है सब एक तरीके से घेर लेते हैं और ये जागरूक हो गया है जनता। ये जनता अभी मुझे घेर रही है, कल को कहीं नेताओं को ना घेरे, इसलिए इनको आपस में उलझा के रखा जाता है। हाँ, देखिए ये वो जगह, देखिए राजनाथ सिंह जी ने एक काम बहुत अच्छा किया कि नजफ के लिए उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट दे दिया यहां से। और हाँ नहीं, देखिए वास्तविकता में 2014 से पहले 2013 का अगर आंकड़ा देख लीजिए तो 2013 में अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री के लिए 600 करोड़ का बजट था। मैं जो बातें कह रहा हूं वो मोबाइल पे गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। आज अब तक का अल्पसंख्यक का सबसे बड़ा बजट अगर देने का किसी ने काम किया है 3100 करोड़ से ज्यादा का, तो वो नरेंद्र मोदी। बस एक परेशानी हो रही है, जो मदरसे के बच्चे हैं उनकी मार्कशीट जो है पासपोर्ट ऑफिस में अप्रूव नहीं हो रही है। पहले उनकी मार्कशीट से उनका पासपोर्ट बन जाता था, ऐसा उसमें क्या रोक लगा दी? मार्कशीट तो यहीं की है। देखिए उत्तर प्रदेश में मदरसों के नाम पर जितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था उसको योगी सरकार आने के बाद हमने रेगुलराइज करने का काम किया है। 4 लाख बच्चों के नाम डिलीट हो गए जैसे ही हमने ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य किया। वास्तविकता में मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा करके वजीफा की राशि खाई जाने का काम कर रहे थे, हमने उसको बंद करने का काम किया क्योंकि इमामों की तनख्वाहें नहीं मिली हैं बहुत से। नहीं, देखिए कौम का मुस्तकबिल ठीक करने के लिए ईमानदारी से, ईमान से जो पैसा आज केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया है वो लोगों के खाते तक पहुंचे, लोगों की राशि तक पहुंचे, ये प्रयास हमने शुरू किया। जी सर, देखिए आप देख रहे हैं कि बातों में कितना माहिर है ये, जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं। देखिए ये जुमलेबाज पार्टी है, इनके पास कुछ बताने को है नहीं, तो ये गूगल सर्च बता रहे हैं, इस पे चले जाइए। गांव का आदमी कहाँ जाएगा? गांव में जो मदरसे हैं आप जाइए, देखिए गांव में प्राइमरी स्कूल जो है उसमें टीचर्स नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। ये जो बातें हैं ये हवाई हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। चलिए एक और बात, उमा शंकर जी ईवीएम की कसम खाई जा सकती है कि नहीं? मतलब अगर आप जीते तो ईवीएम दुरुस्त, आप हारे तो ईवीएम खराब, ऐसा होगा? देखिए लोकतंत्र में ये बेहद जरूरी है कि जनता को लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा बना रहे। कांग्रेस पार्टी ने इतना जरूर कहा है कि 20% जो वीवीपैट हैं उनका मिलान होना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को स्वीकार नहीं किया। क्या लोकतंत्र में जनता के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी संवैधानिक संस्था के अस्तित्व को भरोसे के साथ स्वीकार कर पाए? ये मेरा ये कहना। दूसरा, शिक्षा पर मैं राकेश त्रिपाठी जी को सुन रहा था। राकेश त्रिपाठी जी क्या जनता को बताने का काम करेंगे कि आजादी के बाद शिक्षा का सबसे कम बजट इस बार का रहा और डिफेंस का सबसे कम बजट इस बार का रहा? कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 6% जीडीपी का 6% का बजट शिक्षा का बजट होगा। और उसमें होगा क्या? उसमें जो 1,71,000 से ज्यादा। सर आपको 65 साल मिले, आपने क्या दिया? सवाल इस बात का है। एक मिनट। उदित राज ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उदित राज ने बीजेपी क्यों छोड़ी और कांग्रेस में क्यों शमूलियत इख्तियार की? हमारी नुमाइंदा रंजीता ने उदित राज से बातचीत की है। बीजेपी सांसद उदित राज अब कांग्रेस में नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया उन्होंने और बात करने के लिए सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित राज जी, टिकट न मिलना ये सबसे बड़ा दर्द था या फिर बीजेपी की पॉलिसी आपको बुरी लगती थी? क्या दर्द था जिस वजह से बीजेपी आज छोड़ दिया? देखिए ऐसा है कि बीजेपी की तमाम पॉलिसी से मेरा पहले भी में वैचारिक मतभेद था। जैसे सबरीमाला मंदिर पर महिलाओं के प्रवेश के विरुद्ध बीजेपी खड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बीजेपी खड़ी हुई, उस पर मैं खुल करके बोला हूँ।
दलित भोज के ऊपर खोज कर बोला हूं कि दलितों को खाना खिला करके वोट ले को कि भागीदारी दे करके वोट ले। और आप इस बात को जानते हैं 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि इसने ही भड़का दिया दलितों को। तो SC/ST एक्ट और रोस्टर पॉइंट के ऊपर दलितों का भारत बंद था, मैंने समर्थन दिया। मैंने CPM द्वारा लेड जंतर मंतर पर एजुकेशन के ऊपर रोस्टर पॉइंट पर मैं जंतर मंतर पर सभा संबोधित किया बीजेपी में रहते हुए। तो मैं तो डिफर करता रहा, जहाँ जहाँ एग्रीमेंट हमारा नहीं था मैं डिफर करता था। मैं पेटू नहीं हूँ कोई, और दलितों के बेचने नहीं गया था, दलितों के लिए गया था। मैं झुका नहीं, टूटा नहीं, बिका नहीं। और मेरा जैसा शायद 70 साल में किसी का मिसाल नहीं होगी। मैं बाबा साहब से तो अपनी तुलना नहीं करता हूँ, उसके बाद मिसाल नहीं होगी। किसी मुद्दे पर मैं चुप रहा ही नहीं। मैं तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पर बड़ा हंगामा किया था कि दलितों को बेवकूफ बनाते हो। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि पार्टी के विरोध में जो आपने आवाज उठाया उसकी सजा मिली, आपकी टिकट काट दी गई? हाँ, उसी के सजा मिली, वरना तो बीजेपी के इंटरनल सर्वे जिसके आधार पर ये टिकट देते हैं उसमें दिल्ली में हाईएस्ट पोजीशन मेरी है, पॉपुलरिटी विनिंग मेरी है। इंडिया टुडे ने सेकंड बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेट किया और फेम इंडिया ने बेजोड़ और श्रेष्ठ सांसद किया। विनिबिलिटी उसी सीट की आ रही थी तो भी काट दिया। तो इसका यही है कि ये बोलता क्यों है, ये नेता क्यों बना हुआ है, ये चमचा क्यों नहीं बनता। तो चमचा बन के मैं नहीं रहूँगा। और मैं उसके लिए मैं अगर कमिश्नर इनकम टैक्स के पद को त्याग दे सकता हूँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये आई हुई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट मैंने खुद ठुकराया है। मेरे कर्मों से ठुकराई गई, क्योंकि मैं दलितों के लिए बोला तो इन्हें पसंद नहीं आया। तो अब कांग्रेस में क्या आप अपने लिए देखते हैं, किस तरह से कांग्रेस पार्टी में? फिलहाल तो इनका 10-15 सीटें कम कर दूं जरा बीजेपी वालों को। राहुल गांधी जी के साथ में भी प्रचार करने निकलूंगा और 4-6 सीटें मैं अपनी बढ़ा लूं। कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह का आश्वासन दिया है आपको कि किस तरह की? मैं आश्वासन लेने गया ही नहीं था, आश्वासन देने गया था मैं आपका प्रचार करूंगा। धन्यवाद। तो साफ तौर पर उदित राज जी का कहना कि पार्टी में रहकर पार्टी के विरोध में जो स्वर उठाया उसकी सजा मिली, टिकट काट दिया गया, लेकिन अब कांग्रेस में रहकर राहुल गांधी के साथ प्रचार करूंगा और 10 से 15 सीटें बीजेपी की कम करने की कुवत रखता हूं। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। बीजेपी सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी से न्यूज 18 ने खास गुफ्तगू की और मुख्तलिफ सियासी पहलुओं पर बातचीत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। सर, कल एक कांग्रेस के महासचिव हैं हरीश रावत जी ने, उन्होंने कहा था कि मोदी जी के कुंडली में जो है काल शब्दों से उनको जो है कोई महिला चुनाव में हरा सकती है। अब कांग्रेस की ये हाल हो गई कि अब ज्योतिष शास्त्र पर पहुंच गए। ज्योतिष शास्त्र को सबको पता है कि वो सिर्फ एक आयाम है भविष्यवाणी में, और ये जो आधा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पूरा अंधविश्वास कर लेते हैं, उसी में फंस जाते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं हरीश रावत को कहूँगा, जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अल्प ज्ञान से भविष्यवाणी करने लगे। क्योंकि सर देखा जाए तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को बनारस से उतारा जा सकता है। वो भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी अध्यक्ष अगर देते हैं तो इस तरह के जो तैयार किए जा रहे हैं माहौल, उसको आप कैसे देखते हैं? इसमें माहौल का तय करने की क्या बात है, वो तो परिवार का पार्टी है, किचन डाइनिंग टेबल में बैठ के फैसला कर सकते हैं। तो इसमें तैयार किसके लिए? ये कि आपको शंका है कि आप जमानत जब्त हो जाएगी तो फिर इन्हीं इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा पब्लिसिटी उससे ले सकते हैं कि हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, पार्टी सोचेगी। परंतु इसके लिए कोई मंथन करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपके उनके जो डाइनिंग टेबल है, जहाँ उनकी नाश्ता होती है, वहाँ तय कर सकते हैं। इसको बाहर इतना खुलासा करने की क्या जरूरत है? सर देखा जाए तो साध्वी प्रज्ञा का इस समय प्रचार को लेकर डिमांड बढ़ गया पार्टी में, आपके क्या लगता है? नहीं, वो उसकी जो क्या कहें यातनाएं जो उसने सहन की है, एक साधी होते हैं नाते, कहते हैं कि मर्डर चार्ज था, परंतु तो उसमें बरी हो गई थी। वो भी
बड़ी हल्का केस था, फिर भी उसके ऊपर डाल दिया। बस सबसे बड़ी भयंकर चीज़ है कि एक झूठा आरोप में, जहाँ पहले यूनाइटेड नेशंस कहती है कि ये लश्कर तौबा कर रही है, और आप उसको फिर हमारे FIR जो दर्ज हुआ उसमें कहते हैं कि 4 मुसलमान साइकिल में आकर किया था वो तो मालेगांव का, और फिर आप पलटी मारकर कहते हो नहीं ये हिंदू टेरर है, और एक साथी को पकड़ लेते हो, एक लेफ्टिनेंट कर्नल को पकड़ लेते हो, और फिर उनकी यातनाएं करते हो। नहीं, क्या मैसेज जाएगी हमारे देश में? जो जहाँ तक साध्वी होते हैं वो तो पूरा जीवन का सारा सुख को त्याग करके वो साध्वी का काम करते हैं, और जो मिलिट्री में है वो तो अपना जान लगा देता है देश के लिए। इन दोनों का ऐसा उदाहरण बनाना, मैं समझता हूँ इससे घोर देशद्रोही सोच नहीं हो सकती है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। प्रज्ञा का मुतनाज़ा बयान अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा की मुखालफत में मराठा समाज सड़क पर उतर आया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रज्ञा ठाकुर को भले ही बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया हो, लेकिन प्रज्ञा का मुतनाज़े बयान बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है। यही वजह है कि बीजेपी को भोपाल में डमी कैंडिडेट भी उतारना पड़ा, और बीजेपी के प्लान भी फेल होते नजर आ रहे हैं। पार्टी लीडरों ने बीजेपी काउंसिलर की बैठक बुलाई, लेकिन मीटिंग में 20 काउंसिलर पहुंचे ही नहीं। हालांकि बीजेपी लीडर इस पर दलीलें भी दे रहे हैं। वहीं आलोक संजर को डमी कैंडिडेट बनाने पर कांग्रेस ने इसे कायस्थ समाज की तौहीन बताई है। हमारी प्रत्याशी का संपर्क चल रहा है, वो हमारी प्रायोरिटी हो गई। कहीं कोई दूसरी बैठक चल रही, किसी मोर्चे की चल रही है, उससे संबंधित कोई अगर पार्षद है, तो इस समय तो जैसे कहते हैं कि 100 काम एक साथ चल रहे हैं, इसलिए। और जो कोई कॉमन नाम होते हैं कई बार, अब जैसे एक बैठक चल रही है उसमें मैं नहीं हूँ, आप कह सकते हैं कि आप संयोजक हैं, आप नहीं हैं। यह है कि आलोक संजर इस समय सिटिंग सांसद है, और मैं समझता हूँ कि प्रज्ञा ठाकुर से ज़्यादा सीनियर है। उनको डमी कैंडिडेट डालना ये एक सांसद का भी अपमान है और कायस्थ समाज का भी अपमान है। प्रज्ञा ठाकुर के मुंबई के पुलिस अफसर हेमंत करकरे को मुल्क का गद्दार बताने पर रियासत का मराठा समाज भी गुस्से में है, और उसने भोपाल में कैंडल मार्च निकालकर प्रज्ञा ठाकुर की मुखालिफत की। साथ ही प्रज्ञा की टिकट वापस लेने का मुतालबा भी किया। माफी तो मांगी, पर पहले उसने क्या करा, बहुत बड़ा जूता मारा, फिर उसके बाद उसने माफी मांगी। तो माफी मांगने से माफ नहीं करेंगे, हमारे मांग है कि उसको सजा मिले। ये चुनाव लड़ने लायक नहीं है, और ये क्या राज्य चलाएगी और ये क्या सांसद बनेगी, ये उस योग्य नहीं है। ये इसको टिकट भी नहीं मिलना चाहिए ये कायदे से यहाँ से। तो आतंकवादियों के हाथे मारे गए अपने वाले ये महेंद्र करकरे, तो उनको इस बात की, इनको बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था, क्योंकि उनसे पूछताछ करी थी, इसीलिए उनने जलापन से उनको बोला कि ये अच्छा हुआ मारे गए। वो कोई आतंकवादी तो नहीं थे जो तुम इस तरह से बोल रही हो। आतंकवादी तो तुम थी, तुम्हें पकड़ा गया था, तुमसे पूछताछ की गई थी। तो पुलिस का काम है, कोई भी मुलजिम पकड़ाता है तो उनसे पूछताछ की जाती है, तो उनका जो फर्ज था उनने पूरा किया। तो इनका मतलब क्या हुआ कि वो आतंकवादी थे, इसीलिए मारे गए। महाराष्ट्र समाज की यही मांग है, उनके ऊपर FIR दर्ज हो, और ये बोलना बोले लोग मरे हैं। उनके माफी मांगने से संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं। चुनाव आयोग कार्रवाई करे, चुनाव आयोग। एक तरफ प्रज्ञा का मुतनाज़े बयान और फिर FIR, और दूसरी तरफ मराठा समाज की नाराजगी। इससे साफ जाहिर होता है कि भोपाल में बीजेपी और प्रज्ञा सिंह ठाकुर की राह आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। मालेगांव धमाका केस में NIA अदालत ने सैयद निसार की अपील की अर्जी खारिज कर दी है। अर्जी गुजार सैयद निसार ने साध्वी प्रज्ञा सिंह के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। भोपाल से बीजेपी की जानिब से साध्वी प्रज्ञा चुनाव लड़ रही हैं। वाज़ेह रहे कि मालेगांव धमाके में सैयद निसार के बेटे की मौत हो गई थी। निसार सैयद की याचिका NIA कोर्ट ने खारिज कर दी है, यानी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चुनाव लड़ेंगी। हमारे साथ JP मिश्रा जी हैं जो साध्वी के वकील हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किन बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने याचिका खारिज की है और क्या कुछ बहस कोर्ट में हुई? देखिए, कोर्ट ने याचिका इस आधार पर खारिज की। सबसे बड़ा मुद्दा, इस कोर्ट को चुनाव लड़ने से रोकने का या इस तरह की अर्जी को सुनने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो विदाउट जुरिडिक्शन ये एप्लीकेशन फाइल किया था, प्रॉपर फोरम नहीं था।
संविधान की धारा 324, 329 के अनुसार केवल चुनाव आयोग ही किसी को चुनाव लड़ने देना, नहीं लड़ने देना, किसी भी तरह का जो आदेश है चुनाव आयोग ही दे सकता है, कोर्ट नहीं दे सकता है। तो कोर्ट ने बोला ये जो याचिका दाखिल की गई है यह विदाउट फोरम, रॉन्ग फोरम पर दाखिल की गई है, सही फोरम नहीं है, सही जगह पर नहीं दाखिल की गई है और हमको ये सुनने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम इसको अर्जी को रद्द करते हैं, नामंजूर करते हैं। दूसरे ग्राउंड जो उन्होंने अर्जी में लिए थे कि वो बीमार हैं, बोलती हैं हेल्थ ग्राउंड पर जमानत हुई थी, कोर्ट में नहीं आती हैं इसलिए उनको आने को कहा जाए, तो उसका जवाब दिया गया। उनको 2016 में जो हेल्थ ग्राउंड पर जमानत दी गई थी तो केवल हेल्थ ग्राउंड पर जमानत नहीं दी गई थी, मेरिट पर जमानत दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आर्डर में लिखा है कि प्राइमा फेसी केस नहीं है, मोटरसाइकिल की संलग्नता डाउटफुल है और इसके लिए वो महिला भी हैं, 9 साल से जेल में भी हैं, बीमार भी हैं, इसलिए जामीन दिया। केवल बीमार इसलिए जामीन नहीं दिया गया था। और 2016 में वो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी, चल नहीं सकती थी, व्हील चेयर या किसी के सहारे चलती थी, ये वस्तुस्थिति है। लेकिन 2016 में जमानत के बाद लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनका ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ। बाद में बेंगलोर में उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, फिर भोपाल में भी चल रहा है। आज 3 साल के बाद परिस्थिति ऐसी है जो बिना किसी सहारे के खड़ा नहीं हो सकती थी, चल नहीं सकती थी, आज बिना किसी के सहारे चल पा रही हैं और उठ खड़ी होती हैं। और इसलिए जो याचिका करता उनका कहना कि वो तो बोलती थी मैं चल नहीं पाती हूँ, अभी चल रही इसलिए उनकी जमानत रद्द की जाए, ये उचित ग्राहन नहीं है। 2016 से 2019 में उनके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से औषधोपचार के कारण, दवा वगैरह लिया उसके कारण इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है, लेकिन बिल्कुल सुधार नहीं हुआ कि एकदम चंगा हो गई, इनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। आज भी वो चुनाव प्रचार के लिए जाती है तो उनके साथ में एक डॉक्टर हमेशा रहता है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। और वो चुनाव भगवा आतंकवाद की वो पीड़िता हैं, भगवा आतंकवाद के नाम पर उनको पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया, जिससे एकदम स्वस्थ व्यक्ति का हालत इस तरह से बना दिया, उसका वो प्रतिकार करने के लिए एक विचारों की लड़ाई वो लड़ रही हैं और इस बात को कोर्ट के सामने हमने रखा। हमसे बात करने के लिए जेपी मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अदालत में दोनों पक्षों की बहस हुई, जहां पर अदालत ने इस बात को स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है ये अदालत नहीं, चुनाव आयोग तय करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज जो है निसार सैयद, जिन्होंने याचिका की थी कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है एमपी से चुनाव न लड़े, उसे आज अदालत ने खारिज कर दी है। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 मुंबई। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने हरदोई में अवामी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मौजूदा सरकार ने लोगों को तकसीम करने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अजीम इत्तेहाद मुल्क में बड़ा बदलाव लाएगा। हमारा देश बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में भरोसा खत्म कर दिया है। जहां भरोसा खत्म कर दिया, हम एक दूसरे के बीच में बांटने का काम किया भाजपा ने। कभी हमें जात के नाम पे लड़ा दिया, कभी धर्म के नाम पे लड़ा दिया, कभी दूरियां बना दी और न जाने कैसे कैसे खेल खेले हैं जो अंग्रेज करते थे, जो अंग्रेजों ने किया हमारे साथ, आपके साथ। बांट दो और राज करो, बांट करके राज किया। लेकिन इस गठबंधन ने तय कर लिया है हम बंटने वाले नहीं हैं, हम एक होकर के इनका मुकाबला करने का काम करेंगे। इसलिए ये महागठबंधन आप लोगों का है, गरीब का, गांव में रहने वाले लोगों का, जिन्हें सम्मान नहीं मिल पाया इतने वर्षों से, उनका है ये गठबंधन। जो हमारे खेत में काम कर रहे हैं, मेहनत करने वाले लोग, पसीना बहाने वाले लोग, धरती पे जो सबसे खराब काम होता है वो हम और आप करते हैं, उन लोगों का गठबंधन है। और ये गठबंधन जो है ये महामिलावट नहीं है, देश में महापरिवर्तन लाने का काम ये गठबंधन कर रहा है। न जाने कौन से सपने दिखा रहे हैं अच्छे दिन के, किसी के आए अच्छे दिन, वो अच्छे दिन जिनके आए वो हवाई जहाज में बैठ करके हमारा आपका नोटबंदी वाला पैसा लेके चले गए।
चले गए कि नहीं चले गए नोटबंदी वाले? हमारे कुछ साथी जो समाजवादी साथी, पक्के समाजवादी साथी जो हैं यहां, वो याद होगा उनको, इसी मैदान पे हम आए थे और मैंने कहा था कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इन चाय वालों ने कहा कि रुपया बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये रुपया नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन आ जाएगा। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री होके गए होंगे, काला धन बताया कितना आ गया कि नहीं आ गया? बाबा मुख्यमंत्री आए थे कि नहीं आए थे? क्या बोल के चले गए पत्रकार साथियों? क्या नोटबंदी के बारे में बोल के गए कि नहीं बोल के गए? न काला धन बता पाए होंगे। और बताओ, समाजवादियों ने 100 नंबर शुरू किया था और इसलिए शुरू किया था 100 नंबर पुलिस का कि अगर खेत में कोई झगड़ा हो जाए, आबादी को लेकर कोई विवाद हो जाए, पानी को निकालने के लेकर के झगड़ा हो जाए, तो हमारा गरीब क्यों भागेगा थाने में? वहीं से फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाए। ये व्यवस्था समाजवादी लोगों ने देने का काम किया था। लेकिन बताओ, व्यवस्था का क्या हुआ? खत्म कर दी। उधर राजगढ़ में बीएसपी की रैली में प्रोग्राम के बाद कुछ लोग 500 रुपए के नोट तकसीम करते कैमरे में कैद हो गए। ये लोग खुद को बीएसपी के जिला कारकुनान बता रहे थे और रजिस्टर में रुपए लाने वालों के नाम भी लिख रहे थे। हालांकि ये लोग बार बार अपना बयान बदलते नजर आए। दूसरी तरफ बीएसपी उम्मीदवार ने कांग्रेस और बीजेपी पर इसका इल्जाम लगाया है। रैली में विपक्षी भी आ सकते हैं और विपक्षी लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो हम बांटेंगे कहीं पैसा, हमारा वीडियो बांटते हुए पैसा बांटते हुए वीडियो है क्या? हम इसका खंडन करते हैं। हमारी पार्टी तो ऐसे पैसे वाली पार्टी नहीं, हम पैसा क्यों बांटेंगे? चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार शाहिद अली एडवोकेट को टिकट दे दिया है। शाहिद अली एडवोकेट ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि बीएसपी के अलावा किसी ने भी मुसलमानों की तरफ तवज्जो नहीं दी और वो सियासी पार्टियों की बंधुआ मजदूरी खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने शाहिद अली से बातचीत की। चांदनी चौक से बहुजन समाज पार्टी ने शाहिद अली एडवोकेट को अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शाहिद साहब, क्या उम्मीदें हैं, क्या आप लोग हुंकार लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है। दिल्ली में तकरीबन 22% मुसलमान हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। ये हक की बात है। अगर हमको टिकट ही नहीं मिलेगा तो हम जीत के कहाँ से जाएंगे और पार्लियामेंट में हमारे मुद्दों की और हमारी आवाज़ को कौन उठाएगा? अगर पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ नहीं उठेगी तो फिर हमारी बात कहाँ होगी? ये तो फिर हम बंधुआ मजदूर हो गए। तो इस बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करने के लिए हमने प्रण लिया है और इसीलिए हम बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं ताकि इस इलेक्शन को लड़ें और लड़ करके हम अपनी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर उठाएं, अपने मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाएं, उन मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर उठाएं जिन मुद्दों को कभी पार्लियामेंट के अंदर नहीं सुना गया है। एक सवाल ये भी है कि आपके सामने बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन वो हैं और दूसरी तरफ से कांग्रेस से जेपी अग्रवाल हैं, वो भी जो है कई मरतबा मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। किससे आपका मुकाबला है? सर, ये इंशाल्लाह हमारे कहीं भी मुकाबले में नहीं है। 25% यहाँ पर हम हैं और 25% हमारे दलित भाई हैं और जो बाकी समाज के लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं और बहुत कसीर तादाद में, अच्छी तादाद में हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह फतेह होगी, जीतेंगे और इन सब लोगों को इंशाल्लाह हार का मुंह दिखाएंगे। कौन सा मुद्दा होगा, कौन से विकास की बातें होंगी? क्योंकि बीएसपी के दिल्ली में कोई सरकार नहीं रही है, कौन से मुद्दे आप जो है लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि अवाम मूड बना चुके हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक बार फिर से बनाना है। सर, कोई भी मुद्दा, जहाँ तक आप चांदनी चौक की बात करें, चांदनी चौक के आप हालात देख लीजिए। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है और दिल्ली की राजधानी चांदनी चौक है। हिस्टोरिकल प्लेस है लेकिन उसको कूड़ा घर बना दिया गया, स्लम बना दिया गया है उसको। तो ये तमाम जो मुद्दों की बात है उसको फिर से हमने उस ऐतिहासिक महत्व को दिलाना है जिस ऐतिहासिक महत्व के लिए चांदनी चौक जाना जाता है। ये जितनी भी पार्टियां हैं आज तक इस मुल्क के अंदर हुकूमत करती रही हैं। आप देखिए, अगर ये पार्टियां चांदनी चौक के लिए कुछ कर रही होती तो चांदनी चौक स्लम क्यों तब्दील हो जाता, एक
गंदी बस्ती में क्यों तब्दील हो गया अगर इन लोगों ने कुछ काम किया है। आप चाहें नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाइए या राहुल जी को पीएम बनाइए, लेकिन इसका विकास तभी होगा, ना सिर्फ इसका बल्कि पूरे देश का विकास तभी होगा जब माननीय मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। बीजेपी ये भी कह रही है कि उनका मुकाबला किसी उम्मीदवार से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जो देशद्रोह का कानून खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों से है जो फौज को कमजोर करना चाहते हैं। बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं बीजेपी वाले और कुछ भी नहीं है। सेना किसी के बाप की नहीं है, सेना पूरे मुल्क की है। जो सेना के ऊपर अपना एकाधिकार जताने लगे हैं कि सेना हमारी है या देशद्रोह की बात कर रहे हैं, ये देश 70 साल में क्या अचानक ही ख़त्म हो गया? या पहले इस देश में हमारी सेना ने लड़ाई नहीं लड़ी हैं? क्या 1971 की लड़ाई में हमने पाकिस्तान को नहीं हराया? क्या उससे पहले की लड़ाई में हमने पाकिस्तान को नहीं हराया? ये अचानक ही ये चीज़ जो आ गई, ये जो आम आदमी पार्टी का कैसे मुकाबला करेंगे? सर, आम आदमी पार्टी कहीं भी फ्रेम में नहीं है, कांग्रेस कहीं भी फ्रेम में नहीं है और इंशाल्लाह आप देखिएगा बीजेपी को बहुत अच्छे मार्जिन से इंशाल्लाह हराने जा रहे हैं। तो ये थे शाहिद एडवोकेट जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है। देखना ये होगा कि ये कितना असर जो है चांदनी चौक लोकसभा इलेक्शन पर, वहाँ के नतीजों पर छोड़ पाते हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। भिवंडी में समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद मुनहदिम करने वालों को तलाश किया जा रहा है। कुछ लोगों पर इस मामले में केस भी चल रहा है और जब प्रज्ञा ने खुद कबूल कर लिया है कि बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने में वो भी थी, तो इस पर फौरी केस दर्ज करे, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी के बेगुनाही में 15-15 साल कैद में रहे, लेकिन बाहर आने के बाद किसी ने मुल्क मुखालिफ या किसी मजहब के खिलाफ बयान नहीं दिया। मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे बयानात होंगे इस मुल्क के अंदर तो कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी और आप ही इस देश में कानून के रखवाले हो। आप इसके ऊपर 100 मोटो केस लीजिए और ऐसे कैंडिडेटर को एक केस कायम कीजिए और उनके कैंडिडेट ख़त्म कीजिए, क्योंकि इस तरह की बातें करना कि मैं तोड़ने गई थी बाबरी मस्जिद, यहाँ मुकदमा चल रहा है कि किसने तोड़ा, इंक्वायरी की जा रही है और एक सामने कह रहा है कि हमने तोड़ा और फिर उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, तो लगेगा कि लोगों को लगेगा कि इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस पर कुछ न कुछ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज तक मुसलमान 15-15 साल जेल में रहा है, निकलने के बाद आज तक मैंने किसी से भी इस तरह की बातें नहीं सुनी है। लेकिन साधु प्रज्ञा सिंह इतने घमंड में बात कर रही है। बीजेपी वालों, तुम्हारा असली चेहरा सामने नजर आ रहा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस बार पार्लियामेंट में 72 नुमाइंदे भेजने की जरूरत है। शोपियां सर्किट हाउस में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने इन ख्यालात का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से पीडीपी अब सड़कों पर एहतिजाज करने पर मजबूर हो गई है। जलसे में दीगर लीडरान के अलावा साबिक मेंबर असेंबली शोपियां एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ भी शामिल थे। पार्लियामेंट इलेक्शन बिजली पोल खतर कह तार खतर कह सड़क खतर कह कोच खतर कह जम्मू कश्मीर वनकस हालात मामला वन 3 मकलाव आज 5 मकलाव पगह यह बचाव करने अमुक दिफा करने जरूरी कि आज गई पार्लियामेंटस मज तुज आवाज वात यस तमिक दिफा कर। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने दरभंगा में अवामी रैली से खिताब किया और मरकजी हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि मरकज की मदद से कई मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अभी फरवरी में आए थे प्रधानमंत्री जी और उस कार्यक्रम में हम सब लोग शामिल हुए थे, तो कई काम, और आप जानते हैं जो हवाई अड्डा के निर्माण का, अब ये दरभंगा में भी अब उसका जो काम शुरू हो गया है और कुछ ही महीने के बाद पूरा हो जाएगा और दरभंगा में भी अब जो सिविल एरोप्लेन है वो सब आना शुरू हो जाएगा। और आपको मालूम है मिथिला के लोग देश के कोने कोने में कितनी बड़ी संख्या में चारों तरफ है। अब जो लोग बाहर रहते हैं उनको आना हो अपने घर पर मिथिला क्षेत्र में तो प्लेन से भी आ सकते हैं, हवाई जहाज से भी आ सकते हैं और यहां से जाने वाले लोग भी हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। अब उसके लिए जो काम होना है, राज्य सरकार को जो मदद करनी है राज्य सरकार मदद कर चुकी है और उस पर काम शुरू हो गया और कुछ ही महीने में यहां पर
ये सेवा शुरू हो जाएगी। तो एक नहीं अनेक, और पटना राजधानी है, ये सबकी है। और राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत हो रही है। तो एक एक चीज में, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जानते हैं, आप लोगों ने हम लोगों को 13 साल से मौका दिया है काम करने का, और हम लोगों का लक्ष्य रहा है हमेशा कानून का राज कायम रखना और न्याय के साथ विकास करना, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। तो जो हर इलाके का विकास कर रहे हैं, और अभी हमारे भाई अशोक यादव जी बोल रहे थे, हम लोगों के उम्मीदवार एमएलए के रूप में जो काम किया, उसके बाद जो प्रयास किया, और राज्य सरकार की पहल पर जो आवागमन के लिए। और इसी के साथ आज की इस खुसूसी पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।